नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्थ में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पहली खबर भारतीय वायुसेना से आ रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना 114 लड़ाकू विमानों को सेना में शामिल करने की योजना बना रही है, जिनमें से 96 यानी कि 96 विमान भारत में ही तैयार किए जाएंगे, जबकि बाकी के 18 फाइटर जेट्स इस प्रोजेक्ट के लिए चुने गए विदेशी वेंडर से इंपोर्ट यानी कि आयात किए जाएंगे। इस पहल से भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा मिलने वाला है। और आपको मालूम ही है कि भारत अब बाय ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया स्कीम के तहत ही इन फाइटर जेट्स को खरीदने की योजना बना रही है। बता दें कि इस स्कीम के तहत यानी कि इस योजना के तहत भारतीय कंपनियों को एक विदेशी विक्रेता के साथ पार्टनरशिप करने की अनुमति होगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने हाल ही में विदेशी विक्रेताओं के साथ बैठक भी की थी और उनसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के तरीकों को लेकर बातचीत भी की थी। और इस योजना के मुताबिक शुरुआती 18 फाइटर जेट्स के आयात के बाद अगले 36 लड़ाकू विमानों का निर्माण देश के अंदर ही किया जाना है। इसके लिए भुगतान विदेशी करेंसी और भारतीय करेंसी में किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि आखिरी 60 विमान भारतीय साझेदार की सबसे जरूरी जिम्मेदारी होगी और इसके लिए सरकार केवल इंडियन करेंसी में भुगतान करेगी। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय करेंसी में भुगतान विक्रेताओं को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का 60% लाभ हासिल करने में मदद करेगी। ऐसे में बोइंग, मेक, साब, लॉकहीड मार्टिन, इरकुट कॉर्पोरेशन और डसॉल्ट एविएशन सहित ग्लोबल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के टेंडर में हिस्सा लेने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना को अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन से टक्कर लेने के लिए 114 लड़ाकू विमानों पर बहुत हद तक निर्भर रहना पड़ेगा। दोस्तों, वहीं भारतीय वायुसेना ने पहले ही 83 LCA Mark 1A एयरक्राफ्ट की खरीद के ऑर्डर भी दे दिए, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में इनकी जरूरत है, क्योंकि मौजूदा मिग सीरीज के विमानों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है या फिर उनकी लाइफ खत्म होने वाली है। 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA प्रोजेक्ट भले ही हमारा आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऑपरेशनल रोल में आने से पहले काफी समय लग जाएगा। इसीलिए भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू जेट्स की जरूरत पूरा करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन की तलाश में है, क्योंकि वो ऐसा विमान चाहती है जिसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो और सर्विस ज्यादा। इंडियन एयरफोर्स राफेल लड़ाकू जेट के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी से काफी संतुष्ट है और भविष्य में भी अपने एयरक्राफ्ट में इसी तरह की सर्विस चाहता है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो चाइना से आ रही है। चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेंग फेई ने लद्दाख सैन्य गतिरोध के बारे में भारत को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि चीन और भारत पड़ोसी हैं और उनके लिए अच्छे संबंध रखना समझदारी है। चीनी रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया है कि उन्हें भारतीय पक्ष के स्वामित्व वाले बहुत सारे हथियार मिले हैं। हालांकि उन्होंने इन हथियारों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। जनरल वेई फेंग ने कहा कि भारत और चीन ने कोर कमांडर स्तर की 15वीं वार्ता पूरी की है और दोनों पक्ष इस क्षेत्र में शांति के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा जनरल फेंग ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से रक्षा मंत्री के रूप में टकराव की शुरुआत और अंत का अनुभव किया है। इसके अलावा जनरल फेंग ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी दुनिया ऐसे कई संकटों का सामना कर रही है जो इतिहास में शायद ही कभी देखे गए हों और आगे का रास्ता बहुपक्षवाद को बनाए रखने से ही निकलेगा। इसके अलावा चीनी जनरल ने अपनी तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि शांति और विकास मानवता का साझा लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, चीन को जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अब वो सीमा विवाद पर दोस्ती की दुहाई देने लगा है और कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से हम मुद्दों को सुलझा लेंगे। दोस्तों, अगली खबर भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए अब लगातार बोइंग का FA-18 Block 3 वेरिएंट एक मजबूत दावेदार होने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बात ही कुछ इस तरीके के सामने आई है कि शायद मजबूरन हमें अमेरिका के इस FA-18 Block 3 वेरिएंट को खरीदना पड़ सकता है। दरअसल जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 26 मल्टीरोल कैरियर बॉन्ड जो फाइटर जेट्स है उसे भारतीय नौसेना चाहती है। ऐसे में अब बोइंग ने भारत को एक अपना स्पेशल ऑफर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत FA-18 Block 3 वेरिएंट में भारतीय हथियारों को लगा सकता है और इस ऑफर से FA-18 Block 3 वेरिएंट भारतीय नौसेना के स्टैंडर्ड में एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में भारत बोइंग के FA-18 Block 3 वेरिएंट पर अपने स्वदेशी हथियार लगा सकता है, जैसे कि अस्त्रा सीरीज की मिसाइलें जो कि एयर टू एयर मिसाइल हैं। इसके अलावा रुद्रम सीरीज की एंटी रेडिएशन मिसाइलें और इसके अलावा DRDO की आने वाली एयर लॉन्च वेरिएंट लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इसमें लगा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा ब्रह्मोस NG को भी भारत बोइंग के इस Block 3 वेरिएंट पर लगा सकता है। वहीं बोइंग ने यह भी कहा है कि उनका जो Block 3 वेरिएंट है उसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम है और बोइंग ने Block 3 वेरिएंट को चीन को ध्यान में रखते हुए बनाया और इसमें लगा कन्फर्मल फ्यूल टैंक किसी भी चाइनीज टारगेट के खिलाफ आसानी से उसे मात दे सकता है। ऐसे में डसॉल्ट एविएशन के राफेल M ने भारतीय हथियारों की पेशकश नहीं की है उसमें लगाने के लिए। आपको क्या लगता है, अगर बोइंग भारत को
अपने एयरक्राफ्ट में भारतीय हथियारों को लगाने की इजाजत दे रहा है। तो इससे आप क्या समझते हैं और क्या हमें अमेरिका के साथ जाना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है डीआरडीओ के द्वारा तैयार किए जाने वाले आर्म्ड ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स के बारे में। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने अब डीआरडीओ के आर्म्ड ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है, जिनका इस्तेमाल सर्विलांस और स्ट्राइक मिशन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना अगर विदेशों से इस प्रकार के जो अंडर वाटर व्हीकल्स है उन्हें खरीदेगी तो वो एक निश्चित संख्या में खरीदे जाएंगे और कम अवधि के लिए इन्हें खरीदा जाएगा और तब तक इनका इस्तेमाल हो पाएगा जब तक भारत अपने स्वदेशी अंडर वाटर व्हीकल का निर्माण पूरी तरीके से ना कर ले। वहीं एमडीएल भी 40 टन के एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर सी व्हीकल को बना रहा है, जिसका इस्तेमाल माइन काउंटर मेजर्स, एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्ट्राइक मिशन में किया जाएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है मझगांव शिप बिल्डर्स ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है भारतीय फर्म्स के लिए, जिसके तहत वे संयुक्त रूप से इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स का निर्माण और डिजाइन कर सकें, वो भी अपने यहाँ पर। बता दें कि इसका जो हल मेटल है वो एल्युमिनियम का होना चाहिए और इस हाइब्रिड बोट में 2 हल समांतर रूप से लगे होने चाहिए। बता दें कि इस बोट की जो लंबाई है वो 18 मीटर होगी और इसकी जो चौड़ाई है वो 4.6 मीटर होगी। इसकी स्पीड 10 नॉट्स की होगी और ये 50 पैसेंजर्स को ले जाने में सक्षम होनी चाहिए। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो एचएएल से आ रही है। एचएएल ने भारतीय वायुसेना के द्वारा 70 STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बारे में अपना जवाब दिया है। बता दें कि STT-40 को अभी हाल ही में पिछले हफ्ते एयरवर्थीनेस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला है। इसके बाद भारतीय वायुसेना के हेडक्वार्टर में इसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है। वहीं एचएएल ने कहा कि वे कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 20 महीनों के अंदर अपने एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करना शुरू कर देंगे और शुरुआत में 12 एयरक्राफ्ट हर साल बनाए जाएंगे और 2 साल के बाद अगर उन्हें और ऑर्डर मिलते हैं तो 24 एयरक्राफ्ट हर साल तैयार किए जाएंगे बेंगलुरु और नासिक फैसिलिटी में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि ऑकस से आ रही है। दरअसल दोस्तों ऑकस डील भले ही यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई हो, लेकिन इससे भारत की चिंता आने वाले समय में बढ़ने वाली है, क्योंकि चाइना अब ऑकस समझौते से काफी चिंतित हो चुका है, क्योंकि ऑकस समझौता न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम है। ऐसे में चाइना इसे अपने लिए परमाणु खतरे के रूप में देख रहा है। बता दें कि ऑकस डील में भले ही ऑस्ट्रेलिया को फायदा होगा, लेकिन ये डील कहीं ना कहीं चीन को न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान को देने पर मजबूर भी कर सकती है। बता दें कि इस डील के आगे बढ़ने पर, यानी कि ऑकस डील के आगे बढ़ने पर पाकिस्तान को फास्ट ट्रैक के माध्यम से परमाणु पनडुब्बियां मिल सकती है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि तुर्की को लेकर आ रही है। दोस्तों तुर्की की डिफेंस कंपनी बैरकटर, जिसने पाकिस्तान को भी अपना बैरकटर TP2 आर्म ड्रोन सौंपा है, वे अब अपने पहले अनमैन्ड स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम कर रही है, जिसका अनावरण उन्होंने किया है। इसका नाम किजिलिमा है। टर्किश मीडिया के अनुसार ये प्रोडक्शन मॉडल है फ्यूचर प्रोटोटाइप का, जो कि 2023 में अपनी पहली फ्लाइट करेगा। ये जेट पावर सिंगल इंजन सुपरसोनिक कैरियर क्षमता वाला होगा। बता दें कि ये एक अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसमें कि आईएसआर रडार, इसके अलावा इसकी पेलोड क्षमता होगी 1.5 टन की। इसका इंड्योरेंस टाइम 5 घंटे का होगा और मिशन रेडियस 900 किलोमीटर का होगा। अगली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी के बीच सुरक्षा बल उनके खात्मे के लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की ओर से आतंकियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर आतंकियों के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। इसका नतीजा ये है कि इस साल की शुरुआती 6 महीनों के अंदर करीबन 100 आतंकी ढेर हो गए हैं। इसमें से 30 आतंकी पाकिस्तान के थे। सुरक्षा बलों ने रविवार को ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर-ए-तोयबा के 3 आतंकी ढेर किए हैं। इसी के साथ इस साल अब तक मारे गए आतंकियों की संख्या करीबन 100 हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि घाटी में अभी भी अलग अलग आतंकी संगठनों के करीबन 158 यानी कि 158 आतंकवादी सक्रिय हैं और घाटी में मौजूद आतंकियों में से सबसे ज्यादा संख्या है लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों की। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो इसरो को लेकर आ रही है। मैप माई इंडिया जो कि एक भारतीय नेविगेशन सेवा है, उन्होंने अब घोषणा की है कि वे इसरो के साथ पार्टनरशिप करेगी ताकि मैपिंग क्वालिटी को, विशेष रूप से 3D मैप्स को और भी आगे बढ़ाया जा सके। कंपनी खासतौर पर 3D मैपिंग को बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, क्योंकि वे मेटावर्स में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इस योजना को पूरा करने में वक्त लग सकता है। मैप माई इंडिया के CEO ने कहा कि इसरो के साथ उनकी पार्टनरशिप जियोग्राफिकल डेटा जुटाने में मदद करेगी। इस साझेदारी के बाद जियो स्पेशल मैपिंग, सैटेलाइट डेटा, अर्थ ऑब्जर्वेशन एनालिटिक्स और कंज्यूमर सेंट्रिक लोकेशन आधारित सेवाओं से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इसके अलावा इसरो के साथ मिलकर मैप्स तैयार करने की पूरी प्रक्रिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्वदेशी होगी।
बता दें कि मैप माई इंडिया लंबे वक्त से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। मैप माई इंडिया के सीईओ ने कहा कि मैपलिस्ट पोर्टल या मैपिस ऐप इस्तेमाल करने वाले यूजर को रास्तों की जानकारी रियल टाइम में दी जाएगी। उदाहरण के लिए ऐसे में कॉमन कंप्यूटर को लेह से मनाली का रास्ता रियल टाइम में दिखेगा। इस पर दिखेगा कि रास्ते में कितने हिस्से पर बर्फबारी हुई है और कहां लैंडस्लाइड जैसी परेशानियां आई हैं। और सामान्य मैप्स के मुकाबले यहां पर कहीं ज्यादा अधिक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा 360 डिग्री डेटा वाला मैप भी तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, ये तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।